आज का टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, अब देखो नाम से ही पता चल जाता है क्या काम है इसका। इसका काम है चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करवाना। अब एक हमारे पास में है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को जिसका गठन किया गया, उसका काम था निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को संचालित करना। अब वो क्या कर रहा है, वो आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव करवा रहा है। अब हमने कर दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया तो हमारे पास में आ गए स्थानीय निकाय। अब स्थानीय निकाय में जैसे पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, इनके चुनाव कौन करवाए? तो इनकी चुनाव के लिए, इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें एक राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग थे, ये राज्य निर्वाचन आयोग इसलिए गठित किए गए क्योंकि जब हमने स्थानीय निकायों की स्थापना की तो इनके चुनाव जो हैं ये इनसे संबंधित विभाग करवाते थे। जैसे हमारे पास में मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, एक हमारे पास में मंत्रालय है स्वायत्त शासन विभाग मंत्रालय। तो पंचायतों के चुनाव करवाता था पहले पंचायत मंत्रालय, पंचायती विभाग, और नगर पालिका के लिए चुनाव करवाता था स्वायत्त शासी विभाग। अब इनमें क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं थी, निरंतरता नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या आती है भारत के सामाजिक स्वरूप के कारण। भारत जो है, भारत का सामाजिक स्वरूप इतना उच्च स्तर का है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई ऐसी ऐसी संकीर्णताएं आपको दिखाई देंगी जो आपको स्पष्टता नहीं दिख रही हैं, लेकिन है संकीर्णता। जातिगत संकीर्णता है, भाषागत संकीर्णता है, लिंग की संकीर्णता है, क्षेत्र की संकीर्णता है, धर्म की संकीर्णता है। तो ये जो संस्थान है, ये संस्थानों को निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है ऐसी संस्थाओं की स्थापना करना और उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। इसके लिए करते हैं बात आज। इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई। संस्था की स्थापना की गई। तो ये जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सैक, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। बार बार लिखेंगे टाइम खराब होगा। हाँ चेतराम जी, मैं तो अभी जस्ट नए नए बनाऊं, आपको जहां अच्छा लग रहा है ना वहां पढ़ लो। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे को किसी से, और खासतौर से तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है अपनी? कभी जिंदगी में मच्छर ही मारा है क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये जो संस्था है इसको अगर हम पंचायती राज के रूप में देखें, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के कितने भाग हैं? दो। एक तो है पंचायती राज। अरे ओ चेतराम, ज्यादा ज्ञान तो पेल मत, समझ गया ना? एम टेक कर रखी है, एम टेक कर रखी तो यहाँ क्या है, वो भूंगड़े बेच रहा है। तू आजा रट्टा लगा के यहाँ पे। दूसरा है नगर पालिका। एम टेक करके भी चतुर्थ श्रेणी में धक्के खा रहा है, लानत है तेरे पे। तेरा कैडर देख ले पहले कैसा आ गया। अभी ऑफलाइन तेरे को पता चल जाएगा, रट्टा लगा के आते हैं, आता है झिंगूर। पंचायती राज जो है, इससे संबंधित भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? भाग 9। संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11। अब भाग 9 जिसका टाइटल है पंचायत। अब पंचायत जो टाइटल लिखा गया है, पंचायती राज जो व्यवस्था लिखी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है? तो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो किया गया है अनुच्छेद 243 तय, मतलब के इसमें किया गया है। तो पंचायत चुनाव की जब बात आएगी तो उसके लिए जहां मिलना है वहां मिल लेना, माथा मत खाए, पढ़ना है तो पढ़ ले। ब्लॉक मार रहे इसको, चिल्लर को। अनुच्छेद 243 तय के पंचायती राज। तो पंचायती राज जो संस्थान है, उस पंचायती राज संस्थान के प्रावधानों के अनुसार अगर हमें पंचायती राज के चुनाव करवाने हैं तो वहां पे जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया वो किया गया अनुच्छेद 243 तय के अंदर किया गया है। ठीक है।
ऐसे ही अगर अगर हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र में होती है, इसके लिए भारतीय संविधान का भाग 9 क इसका प्रावधान करता है। 9 क से संबंधित अनुसूची है अनुसूची 12, अनुसूची 12 जिसमें नगर पालिका जो संस्थान होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। नहीं, कई होते हैं जिनको लगता है कि हम ज्ञानी है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भयंकर फ्रस्ट्रेट, और जिंदगी में उन्होंने मूंगफली नहीं फोड़ी। वास्तविकता तो है ये। और ये जो अपने आपको ब्रह्मा जी समझे घूमते हैं ना, वो 5 साल बाद में कहीं परचूनी की दुकान खोलते हैं और चावल चीनी बेच रहे होते हैं। तो ये नमूने वो है। तो नगर पालिका नगरीय क्षेत्रों में, पंचायती राज पंचायती व्यवस्था में। अब ये दोनों ही संस्थान जो हैं, ये दोनों ही संस्थान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक हैं। तो आज हमारे पास में लोकतंत्र जो संस्थान है, उन लोकतंत्र संस्थानों में 3 स्तरीय व्यवस्था है सरकार की। एक केंद्र में है, एक राज्य में है और एक स्थानीय है। अब स्थानीय जो संस्थान है उनके निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे पास में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो होना चाहिए। तो जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि भाई अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, थुंगन समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये वो समितियां जो बार बार कह रही हैं कि पंचायतों के लिए या इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए और हमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना चाहिए। अगर इनका गठन हो जाएगा तो सीधी सी बात है, ये संस्थान जो है, ये संस्थान कैसे हो जाएंगे? ये संस्थान एक संवैधानिक संस्था जो है वो बन जाएंगे। तो पंच है अनुसूची है, ये अनुसूची है 11, अनुसूची कौन सी है? 11। अब नगर पालिका जो है, इसके लिए ये जो संस्थान है राज्य निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख मिलता है हमको अनुच्छेद 243 ZA या यह क में। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका या शहरी निकाय एक ही प्रावधान है, दोनों अलग अलग नहीं है। हालांकि संस्था के रूप में 9 का टाइटल जो है वो पंचायत है और नगर पालिका ये 9 क का टाइटल है। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें हमने पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया, उसी प्रावधान में, उसी के उपबंधों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव निष्पक्ष करवाए जा सके, इसलिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की। राज्य निर्वाचन आयोग नामक संस्था जो पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए चुनाव संपन्न करवाती है। पंचायती राज, इसके जो चुनाव हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पहले भी बोल के गया था, समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ध्यान तो इधर है नहीं। पंचायती राज के चुनाव के लिए अगर प्रावधान करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 243 तय या के में। अगर हम नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं, उस समय राज्य निर्वाचन आयोग को जो परिभाषित किया गया वो किया गया अनुच्छेद 243 ZA या यह क में। अब देखते हैं इसकी स्थापना, इस प्रावधान के तहत इस संस्था की स्थापना जो है वो कब की गई है? स्थापना तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसके लिए जो है एक स्थापना का प्रावधान वो किया गया था एक अध्यादेश के माध्यम से। और अध्यादेश जो है ये 17 जून 1994 को 17 जून 1994 को राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश ऐसी शक्ति जब संसद के सत्र अस्तित्व में ना हो, उस समय आपको तत्काल प्रभाव से किसी विधि की आवश्यकता हो, और ऐसी विधि जो विधानमंडल के द्वारा राज्य सूची में या संवर्ती सूची में निर्मित करने का प्रावधान किया गया है, उन विषयों पर राज्य विधानमंडल की जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और जब आपने राज्यपाल पढ़ा तब उस समय आपने अनुच्छेद 213 पढ़ा, जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति उल्लेखित है। तो 17 जून 1994 को राज्यपाल ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश के माध्यम से प्रावधान किया गया कि राज्य के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन किया जाएगा। और यह राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रक्रिया जो है वो संपन्न करवाएगा। फिर इसके बाद में 1 जुलाई 1994 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त
अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया, को नियुक्त किया गया। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन? अमर सिंह राठौड़। इनको नियुक्त कब किया गया? 1 जुलाई 1994 को, 1 जुलाई 1994 को। हालांकि यह संस्था व्यवस्थित रूप से अपने संपूर्ण कार्यों का सुचारू संचालन कब से प्रारंभ करती है? तो यह संस्था 1 जुलाई 2000 से, 1 जुलाई 2000 से अपने कार्यों का सुचारू संचालन करती है। हालांकि अध्यादेश कब का है? 94 का। नियुक्ति कब हो रही है? 94 में। लेकिन यह संस्था अपने कार्यों का सुचारू संचालन सुदृढ़ता के साथ में निर्वहन कब से कर रही है? सन 2000 से। क्यों? क्योंकि देखो, पंचायती जो संस्थान है, जो निकाय संस्थान है, उन सब का एक संवैधानिक प्रावधान जो तैयार किया गया, उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ परिवर्तन भी हुए। जैसे आप देखोगे, एक भूरिया समिति बनाई गई थी, तो उस भूरिया समिति के द्वारा पेशा कानून लागू किया गया। पेशा कानून होता है अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायती शासन है उसको हम कैसे विस्तारित करें, तो इसे कहा जाता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में प्रसार अब 94 में आ गया, 96 में पेशा कानून आ रहा है। प्लस इसके साथ में जो नगरीय व्यवस्थाएं हैं, उन नगरीय व्यवस्थाओं में नगर की जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है। जैसे आज आप देखोगे तो एक कोई छोटा सा कस्बा, अब मान लो कि वहां पे इंडस्ट्री आ गई तो वहां पे लोगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा, पलायन होना शुरू होगा, बसाव होना शुरू होगा, तो उसका आकार जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ेगा। अब था तो वो कस्बा, लेकिन औद्योगिक इकाइयां जैसे ही आई, मल्टीनेशनल कंपनियां आई या फिर नेशनल कंपनियां वहां इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे ही उद्योग स्थापित हुए वैसे ही वहां पे मजदूर वगैरह आसपास के गांव के लोग वगैरह आके जमा होने लगेंगे, उसका आधारभूत ढांचा विकसित होगा और वो फटाफट शहर में तब्दील हो जाएगा। अब कहां वो एक कस्बा था, अब वो कहां नगर बन गया, तो उसकी स्थिति क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो ऐसी स्थितियां जो तीव्र गति से परिवर्तित हो रही थी, उसके लिए इसके संस्थागत जो उल्लेख थे उनको संचालित करने में ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव से ये सक्रिय हो गया, कई समस्याएं आई। ये व्यवस्थित होते होते 6 साल लग गए इसको। तो ये 6 साल बाद जाके ये सुचारू रूप से अपने कार्यों का क्या कर रहा है? निर्वहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले निर्वहन किसके पास था? पंचायतों के लिए निर्वहन था पंचायत विभाग के पास, नगर पालिका के लिए निर्वहन था स्वायत्त शासन विभाग के पास। तो उनसे पूरे डेटा लेना, उनको व्यवस्थित करना, जो निर्वाचन नामावली है उसमें सुधार करवाना, निर्वाचन नामावलियों के अंदर अगर आप देखोगे तो पारदर्शिता लाना, ये कई काम करना। अब उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है निर्वाचन के प्रति लोगों को जागरूक करना। जागरूकता बड़ी चीज है। अब उसमें क्या है कि सबसे अगर आप देखोगे तो जागरूकता अब जाके आई है, अभी भी इतनी नहीं आई। तो आज से 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे तो पंचायतों में फेक वोट जो होते थे वो बहुत चलते थे। पुरुष हैं वो महिला बन के वोट दे जाते थे किसी और की, कोई आदमी दुबई बैठा है, कोई तीसरा आदमी आके वोट दे गया। अब क्या जागरूकता हुई है, तो अब लोग आजकल क्या करते हैं कि फर्जी वोट जो है वो नहीं देते, मना कर देते हैं। फिर प्रशासन भी सक्रिय हो गया। तो ये सुधार करने में काफी लंबा चौड़ा जो है वो क्या लगा है? समय लगा है। तो ये इसका अस्तित्व जो आया है उसमें 3 चीजें हैं। 17 जून 1994 अध्यादेश जारी हुआ, 1 जुलाई 1994 राज्यपाल ने पहला जो राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त है अमर सिंह राठौड़, उनकी नियुक्ति की गई, और 1 जुलाई 2000 से अपने कार्यों का सुचारू संचालन कर रहा है कौन सा? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इस कमीशन की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इसका? प्रकृति, इसकी जो प्रकृति है वो एक तो ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय अगर कोई संस्था होता तो उस संस्था के जो शक्तियां हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, उसके निर्देशों की अवहेलना जो है वो नहीं की जा सकती आसानी से। फिर इनमें नियमितता होती है, सबसे बड़ी चीज तो ये। तो जैसे ही संवैधानिकता दी गई पंचायती राज व्यवस्थाओं को, नगर पालिकाओं को, राज्य निर्वाचन आयोग को, तो आप देखो कि इन संस्थाओं में सुधार हो गए, समय पे चुनाव हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है उसको नियंत्रित करना संभव हो गया, जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों पे नियंत्रण लग गए, प्लस इस क्षेत्र के जो जनसमूह है उन जनसमूह में संस्था के प्रति आत्मीयता आई, जागरूकता आई, ये बड़ी चीज है। तो एक तो क्या है? संवैधानिक निकाय है। दूसरा, ये एक सदस्यीय संस्था है। कैसी है? एक सदस्यीय संस्था है, संस्था है, एक सदस्यीय संस्था है। फिर यह संस्था कर क्या रही है? तो ये एक नियामक निकाय है। क्या है? नियामक निकाय। अब नियामक निकाय कैसे? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नियामक निकाय जो है वो ऐसे है कि इसके द्वारा एक तो पंचायत और दूसरा नगर पालिका संस्थान, नगर पालिका संस्थान के निर्वाचन संबंधी सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्य हैं
वो सारी ये संस्था करता है, एक नियामक ये संस्था है। मतदाता सूची उसको तैयार करवाना, मतदाता सूची में अगर कोई अनियमितता है तो उसको दूर करवाना, फिर जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव प्रक्रिया का संचालन, उनमें सभी चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है उन मानकों को ध्यान रखना, फिर चुनाव को निष्पक्षतापूर्ण पूर्ण करवाना, रिजल्ट डिक्लेयर करवाना, चुनाव से संबंधित कोई असुविधा अगर हुई है तो उसका निस्तारण करना, ये सारे काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये नियामकीय संस्था है। उतार लिया। अब ये जो संस्था है, संस्था में हमने कहा कि संस्था कैसी है, एक सदस्यीय संस्था है। अब इस एक सदस्यीय संस्था में प्रमुख जो है वो कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे आपने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, उसका मुखिया कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो उसके साथ में सहयोग देने के लिए दो और होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है, हालांकि इसके नीचे हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, सह निर्वाचन आयुक्त जिनको कहा जाता है, फिर इसके अलावा जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, कई होते हैं इसके साथ में। लेकिन होल सोल यहाँ पे यही है, इस संस्था का मुख्य निर्णय जो लेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त लेगा, यही मुखिया है। अब यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा वो मत लगाना एफर्ट दिमाग का, ये एक सदस्यीय मतलब जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो इसके द्वारा ही लिए जाएंगे, यही लेगा, जो भी आदेश है इसी के द्वारा लागू किए जाएंगे, मतलब इसकी शक्ति कहीं डिवाइड नहीं है। हाँ, क्या ये अधीनस्थ है क्या राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त का, नहीं, ये अपनी जगह स्वतंत्र है। लेकिन जब राज्य में चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा या अन्य किसी संस्था के, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवा रहा है, तो उसके सहयोगी के रूप में काम करता है, उसके निर्देश में यह काम करता है। तो इसकी अपनी प्रासंगिकता है और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी अपनी प्रासंगिकता है, दोनों की अपनी अपनी महत्वताएं हैं अलग अलग। अब ये जो आयोग है, इस आयोग में संरचना कैसी है, एक सदस्यीय। और जो एक सदस्यीय संरचना है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिश पर, राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, की जाती है। नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। 61वें संविधान संशोधन में किया गया था, मत देने का अधिकार वो वयस्क मताधिकार कहलाता है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी, वयस्क मताधिकार की आयु घटाई गई थी। नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्य सरकार की सिफारिश पे राज्यपाल के द्वारा। अब नियुक्ति किसकी की जाएगी, तो इन पदों पे मोस्टली क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनको ही अपॉइंट किया जाता है। कोई सीनियर मोस्ट आरएएस हो गया, सीनियर मोस्ट आईएएस हो गया, ऐसे जो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करके आए हैं, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, उन लोगों को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। फिर है इसका कार्यकाल, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका कार्यकाल कितना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है यह है 5 वर्ष या 65 साल की आयु, 5 वर्ष या 65 साल की आयु, आयु तक, जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, या तो पद पे रहते हुए 5 वर्ष हो गए हो, या फिर आयु कितनी हो गई हो, 65 साल हो गई हो, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पे रहेगा। फिर है त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र जो है किसको देते हैं, राज्यपाल को, राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। फिर है पद से हटाना, पद से हटाना कि आपके कार्य प्रणाली में ऐसी कोई त्रुटियां हैं जिससे आप उस पद की गरिमा को जो है वो लांछित कर रहे हो, आप उस पद की गरिमा के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हो और आपको पद से हटाना जरूरी है ताकि उस पद की गरिमा को जो है वो बनाए रखा जा सके। तो आपको क्या करा जाएगा, आपको पद से हटाया जाएगा। अब पद से हटाने के लिए या तो कोई प्रक्रिया होगी या कोई आधार होगा, क्यों, क्योंकि नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको पद से हटा रहे, आप पूछोगे भैया मेरे को पद से क्यों हटा रहे हो, आधार तो बताओ।
तो यहां पे जो आधार है और जो प्रक्रिया पद है, तो पद संवैधानिक होने के कारण यहां पे जो आधार होंगे वो भी विशेष होंगे। तो आधार व प्रक्रिया, प्रक्रिया पद से हटाने के लिए वो कैसी होगी? तो वो प्रक्रिया हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने हटाने के आधार व प्रक्रिया, आधार व प्रक्रिया के समान संसदीय प्रक्रिया आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया समान है, अलग अलग नहीं है। अब हमें यह पता रखना है कि भाई संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ एक पदाधिकारी पे लागू होती है और वो है राष्ट्रपति, और किसी पदाधिकारी पे महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होती है, बाकी सब पे होती है महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया का मतलब है संसदीय प्रक्रिया। तो अगर किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो आधार आप संसद के किसी भी सदन में ले आओ, और संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर राज्यसभा में लाना है तो उसके 100 सदस्य पूर्व में हस्ताक्षर करेंगे, सॉरी अगर लोकसभा में लाना है तो, और अगर राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्य पूर्व में हस्ताक्षर करेंगे। तो हटाने का जो प्रस्ताव है उसमें सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर की जो संख्या है वो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, हाईकोर्ट न्यायाधीश, आपके राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग समान है सब में। फिर उसके बाद में संसदीय प्रक्रिया शुरू होती है जिसके अंदर सदन आरोप लगाएगा, दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, जिसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है वो स्वयं सदन में उपस्थित हो या उसका कोई प्रतिनिधि सदन में उपस्थित हो। फिर उस पर मतदान होगा, उस मतदान में वो दोषी पाया गया कि नहीं पाया गया, इससे संबंधित प्रावधान होंगे। यह है पद से हटाने का इसका आधार। ये जो आपका आयोग है, इस आयोग के मुख्य जो पदाधिकारी हैं, इस मुख्य पदाधिकारी में एक सचिव होता है आयोग का। राज्य जो निर्वाचन आयोग है इसका एक सचिव होता है, और ये जो सचिव पदधारी जो व्यक्तित्व है ये होता है सीनियर मोस्ट आईएएस। तो कहा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग इसके सभी प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का संचालन जो वास्तविक प्रशासनिक व्यक्तित्व है वो कौन है? सचिव है। ये इसके द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो सभी प्रशासनिक वित्तीय कार्यों का संचालन, पर्यवेक्षण, अधीक्षण, निर्देशन आदि कार्य संपन्न करता है। सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है वो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव, क्योंकि इसका खुद का अपना एक सचिवालय होता है। सचिवालय, आलय मतलब जहां वो उपस्थित है, तो सचिव जहां उपस्थित है वो जो इमारत है, वो जो भवन है वो सचिवालय है।
उतार लिया क्या? अब है इस आयोग से संबंधित मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य में पहला, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान का? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान के? अभी तो नाम पड़ा है, अमर सिंह राठौड़। ये जो अमर सिंह राठौड़ हैं, जितने भी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं राजस्थान में, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है। 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक। टाइम कितना हो गया? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। आपने कार्यकाल कितना पड़ा? 5 वर्ष या 65 साल? ये तो 6 साल रह गया। तो जब स्थापना हुई थी उस समय कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष 62 साल था। तो यहां विशेष बात ध्यान रखना, ये जो कारण है वो यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्थापना के समय इस संस्था का कार्यकाल 6 वर्ष 62 साल आयु जो पहले हो, 62 साल आयु जो पहले हो। जो पहले हो। अमर सिंह राठौड़ जो है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। अमर सिंह राठौड़ के समय ही स्थानीय निकाय चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया। इनके समय क्या हो रहा है? ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे आप क्या करते हो? अपने मत को देते हो। पहले बैलेट पेपर से होता था। अब बैलेट पेपर में क्या है कि भाई अगर वो पेटी चोरी हो गई तो गायब। अब इसको क्या करोगे आप? गायब करके, मान लो इसको अगर गायब भी कर दोगे, हाँ, वो पूरा डेटा सेव रहता है उसमें। हाँ, और दूसरी क्या है? निष्पक्षता रहती है, फर्जी वोटों की भी समस्या नहीं होती है। फिर और भी ज्यादा सुधार कर रहे हैं अभी हम। वोटर वेरीफाई स्लिप जो है वो आपको मिलती है, वीवीपीटी, वो मिल रही है आपको। आपने जहाँ वोट दिया है वो सही गया कि नहीं गया, ये सारी चीजें। राज्य का प्रधान सचिव मुख्य सचिव कहलाता है। सावरमल जी, राज्य का जो प्रधान सचिव होता है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। ठीक है। फिर दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था नेकराम भसीन। नेकराम जो भसीन है, इनका कार्यकाल सबसे छोटा है। ये सन 2000 से 2002 तक रहे थे, लगभग 2 साल। और इन्होंने ही सिफारिश की कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष और कितना कर दो आप? 65 साल कर दो। 6 वर्ष से 62 साल जो है कार्यकाल, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? 5-65 के अंदर। तो आज जो आपका कार्यकाल है कितना? 5-65। किसकी सिफारिश पे किया गया है? नेकराम भसीन की सिफारिश पे। इनकी सिफारिश पर कार्यकाल 5 वर्ष 65 साल किया गया है।